आज का हमारा टॉपिक है सेंसेक्स एंड निफ्टी। अब हम हमेशा देखते हैं कि सेंसेक्स इतने पॉइंट बढ़ गया है, आज इन सेंसेक्स इतने पॉइंट घट गया है। अब ये सेंसेक्स है क्या और इसका बढ़ना घटना इसका मतलब क्या है, ये जानने से पहले हमें पता करना होगा कि हमें सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पढ़ना होगा। अब ये स्टॉक एक्सचेंज क्या है? स्टॉक एक्सचेंज वो प्लेस है जहाँ पे सिक्योरिटीज़ की बाइंग एंड सेलिंग होती है, जहाँ ट्रेडिंग होती है। वो प्लेस क्या है? स्टॉक एक्सचेंज। अब ये स्टॉक एक्सचेंज इंडिया के अंदर 2 हैं, 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं। पहला है BSE और दूसरा है NSE। BSE का मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड NSE का मतलब है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो इंडिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, ये एशिया का भी सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और 12th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, अब ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये है कहाँ, सिचुएटेड कहाँ है और कब एस्टेब्लिश हुआ? तो दलाल स्ट्रीट का नाम बार बार हमने सुना होगा आप लोगों ने कि दलाल स्ट्रीट के बारे में। दलाल स्ट्रीट क्या है? दलाल स्ट्रीट वो जगह है जहाँ पे BSE सिचुएटेड है। और ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? ये हुआ था 1875 में। 1875 में BSE एस्टेब्लिश हुआ था। BSE करता क्या है? ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, वो क्या करता है? वो स्टॉक मार्केट का मूड पता करता है कि स्टॉक मार्केट्स के इसके अंदर मूवमेंट्स, कैसे मूवमेंट्स हो रहे हैं, ये पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। अब ये किसके बेस पे पता करता है? कंपनीज के शेयर्स के बारे में, उनके बेस पे। अब इसमें कितनी कंपनीज लिस्टेड हैं? वो हैं 5500 प्लस कंपनीज BSE के अंदर लिस्टेड हैं। अब इन कंपनीज के शेयर्स के बारे में पता करता है कि इन कंपनीज के शेयर का प्राइस बढ़ रहा है या घट रहा है, कंपनीज कैसा परफॉर्म कर रही हैं मार्केट के अंदर। अब ये देखो, हर एक कंपनी का एक टाइम पे हर एक कंपनी की एक टाइम पे परफॉर्मेंस को इवेलुएट करना इतना इजी नहीं है, बहुत मुश्किल है। ये देखो, मोर देन 500 कंपनीज का, 5000 कंपनीज का इवेल्युएशन एक टाइम पे बहुत मुश्किल होगा। ये नहीं है कि हम इतनी कंपनीज का एक एक के बारे में पता करेंगे कि भाई इसके शेयर प्राइस कैसे हैं, कि बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, ये कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है मार्केट के अंदर। बहुत मुश्किल है इतनी कंपनीज का एक साथ पता लगाना। इसलिए क्या करते हैं, एक सैंपल ले लेते हैं। सैंपल के रूप में ये BSE ने क्या किया, इसमें से 30 कंपनीज का सैंपल लिया। इसी सैंपल को इंडेक्स बोलते हैं। ये जो सैंपल लिया जाता है इन कंपनीज के, लिस्टेड कंपनीज के अंदर से, ये जो सैंपल लिया जाता है 30 कंपनी का, ये 30 कंपनीज कौन सी होती हैं? टॉप मोस्ट कंपनीज, बिगेस्ट कंपनीज, और जो मार्केट के अंदर अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, वो 30 कंपनीज एज ए सैंपल ले लेते हैं ये BSE स्टॉक एक्सचेंज, और इसी सैंपल को इंडेक्स बोलते हैं। और जो BSE का इंडेक्स है वो है सेंसेक्स इंडेक्स है BSE का। इसी इंडेक्स को हम सेंसेक्स बोलते हैं। और इसको सेंसेक्स 30 क्यों बोलते हैं? क्योंकि एज ए सैंपल 30 कंपनीज ली जाती है। ये कौन सी 30 कंपनीज? जो मार्केट के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, वो 30 कंपनीज ली हैं एज ए सैंपल, और इसी सैंपल को इंडेक्स बोलते हैं। और BSE के इंडेक्स का नाम है सेंसेक्स 30। ठीक है, अब ये कितने पॉइंट बढ़ रहा है और कितने पॉइंट घट रहा है डेली में बेसिस पे, वो डिपेंड करता है इन कंपनीज की परफॉर्मेंस के ऊपर। ठीक है, और ये सैंपल क्या चीज़ है, कैसे लिए जाते हैं, क्यों लेते हैं? फॉर एग्जाम्पल, ये देखो, जब भी इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन से पहले एग्जिट पोल निकलता है। वो कैसे निकलता है कि हर एक जगह से थोड़े लोगों से ओपिनियन लिया जाता है, जो वोटर्स होते हैं उनसे। हर एक वोटर से तो हम पता नहीं करते कि वो किसको वोट करेंगे,
इसलिए क्या करते हैं, कुछ सैंपल ले लिया जाता है एज ए सैंपल, कुछ लोगों से ही पता किया जाता है कि वो किसको वोट देने वाले, किस पार्टी को, उनके बेसिस पे हम हमारे क्या करते हैं, एग्जिट पोल निकलता है। लेकिन वो एग्जिट पोल श्योर तो ये तो नहीं होता कि हाँ जो एग्जिट पोल में जो आया है रिजल्ट वही एक्चुअल रिजल्ट होगा, ज़रूरी नहीं है विनर वही पार्टी हो जो एग्जिट पोल में आई है। उसी तरीके से ये ज़रूरी नहीं है कि 30 कंपनीज जो परफॉर्म कर रही हैं वही परफॉर्मेंस इन 5500 कंपनीज की है। हाँ, लेकिन सैंपल वही है, उसी तरीके से लिए जाते हैं जैसे हम एग्जिट पोल में के लिए लेते हैं। अब देखो सेंसेक्स 30 किन बेसिस पे इन टॉप मोस्ट कंपनीज को चूज करता है, सेलेक्ट करता है। इलेक्शन के लिए तो एग्जिट पोल के लिए तो नॉर्मल वोटर्स में से हम सैंपल ले लेते हैं, उनमें से हम किसी फॉर्मूले को ऐसे तो यूज़ नहीं करते कि ये अच्छे वोटर्स हैं, ये नहीं हैं, ये रिच वोटर्स हैं, ये गरीब वोटर्स हैं, ऐसा कुछ हम यूज़ नहीं करते। हाँ, वहाँ सैंपल लेते हैं प्लेसेस के हिसाब से कि यहाँ से हमें लेना है और यहाँ से नहीं, इस प्लेस से हमें इतने वोटर्स लेने हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज, तहसील वाइज या विलेज वाइज। इसी तरीके से कोई ना कोई तरीका तो है जिसमें हम इन 30 कंपनीज़ को सेलेक्ट करते हैं। अब वो हम कैसे सेलेक्ट करते हैं, हम इन 30 कंपनीज़ को सेलेक्ट करते हैं उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, उसने पास्ट 3 मंथ्स में कैसा परफॉर्म किया है। ये देखो, ये 30 कंपनीज़ है परमानेंट, वही सेम कंपनीज़ हमेशा नहीं रहती। जिस टाइम पे जो 30 कंपनीज़ अच्छा परफॉर्म करती हैं वही ली जाती हैं। अगर उनमें से कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती तो उसे निकाल दिया जाता है और किसी और कंपनी को जो अच्छा परफॉर्म करती है और टॉप 30 में आती है उसको ले लिया जाता है। ठीक है, इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि ये 30 कंपनीज़ हमेशा सेम होती है, कभी नहीं। ये हमेशा सेंसेक्स 30 में इन ये कंपनीज़ हमेशा रिन्यू होती रहती हैं हर एक 3 महीने के बाद में। ठीक है, अब ये कंपनीज़ कैसे, उनकी परफॉर्मेंस कैसे ली जाती है, अब वो बड़ी कंपनी है या नहीं है, टॉप मोस्ट कंपनी है, किन बेसिस पे वो ली जाती हैं, उनके शेयर प्राइसेस की बेसिस पे और फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन के बेस पे। ठीक है, ये किन बेसिस पे, फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन के बेस पे हम कंपनी को लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं। अब ये फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन क्या है, ये है जो शेयर्स एक कंपनी है, मान लो कोई भी कंपनी है, रिलायंस है, इसमें से कितने शेयर जनरल पब्लिक के पास हैं, सारे के सारे ओनर के तो नहीं है, या फिर सारे के सारे जनरल पब्लिक के तो नहीं है, इनमें से कुछ शेयर्स मुकेश अंबानी के भी हैं, उसके अलावा जितने भी शेयर्स बच गए उनके बेसिस पे निकाला जाता है फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन। अब जितने भी पब्लिक के पास शेयर्स है, नंबर ऑफ शेयर्स, उनके मल्टीप्लाई में एक शेयर के प्राइस, हर एक पर शेयर का प्राइस किया जाता है, तो निकलता है फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन। और ये 2003 से पहले, बिफोर 2003, इससे पहले लिया जाता था मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी को सेलेक्ट करने के लिए, और आफ्टर 2003 फॉर्मूला यूज करने लगे हम फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मार्केट कैपिटलाइजेशन में और फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन में डिफरेंस क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। पहले तो देखते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में, क्योंकि 2003 से पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन ही यूज होता था। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन, इसका क्या फॉर्मूला है, टोटल नंबर ऑफ शेयर, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, जो एक कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, एक कंपनी के कितने शेयर हैं, वो मल्टीप्लाई बाय प्राइस पर शेयर,
पर शेयर। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हैं उस कंपनी के, और जितने भी शेयर हैं उनको मल्टीप्लाई करो हर एक शेयर के प्राइस के साथ। एक शेयर का कितना प्राइस है, तो कंप्लीट शेयर्स का प्राइस निकल आएगा। उसी को हम मार्केट वैल्यू के रूप में यूज़ कर लेंगे। फिर जिन कंपनीज की ये मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा है, टॉप 30s को, उनको सेलेक्ट कर लेते थे सेंसेक्स 30 के लिए। लेकिन अब क्या होता है, आफ्टर 2003 फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन, इसको हम लिख देते हैं एफ कैपिटलाइजेशन। ठीक है, इसमें क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स तो बहुत ज़्यादा है कंपनी के, लेकिन उनमें से कितने पब्लिक के पास हैं वो लेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स जो किसके पास है, पब्लिक के पास है, जनरल पब्लिक के पास, और मल्टीप्लाई बाय प्राइस पर शेयर इनमें क्या डिफरेंस है फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन और मार्केट कैपिटलाइजेशन के अंदर, कि फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन में तो यूज होते हैं सिर्फ वो शेयर जो पब्लिक के पास है, और मार्केट कैपिटलाइजेशन के अंदर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो ओनर के पास हैं वो भी, और जो पब्लिक के पास हैं वो भी। अब एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो कोई कंपनी है, ए कंपनी है, इसके टोटल नंबर ऑफ शेयर है, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ शेयर हैं 500, टोटल नंबर ऑफ शेयर। इनमें से कंपनी के ओनर के पास कितने शेयर हैं, मान लो ओनर के पास है 100 शेयर। ठीक है, और जनरल पब्लिक के पास कितने शेयर हैं, 500 में से 100 शेयर्स तो हैं ओनर की खुद के, और बाकी बचे कितने, 400 शेयर। फिर वो किसके पास हुए, पब्लिक के पास हुए। नॉर्मल सी बात है, एक ओनर है, वो अपने आप से तो कोई बहुत बड़ी कंपनी चला नहीं सकता, कंप्लीट जितना फाइनेंस है वो खुद से नहीं लगा सकता, इसलिए पब्लिक से फाइनेंस लेता है, पब्लिक से लेता है पैसे। 400 किसके हैं, पब्लिक के पास हैं। और प्राइस पर शेयर क्या है, 200 रुपीज़ है। ठीक है, ये 200 रुपीज़ क्या है, प्राइस पर शेयर है। अब क्या है, अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें, मार्केट कैपिटलाइजेशन की, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन का हमने अभी क्या बताया, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय प्राइस पर शेयर। तो एक मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या हुआ, 500 मल्टीप्लाई बाय प्राइस पर शेयर क्या है, 200 है अपना। तो ये क्या आया, 1 लाख रुपीज़ क्या आया, मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, ये मार्केट वैल्यू। और अगर हम फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन की बात करें, क्योंकि लेते ही फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन है अब कंपनी को सेलेक्ट करने के लिए, तो फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन क्या हुआ, अभी बताया था, जो शेयर्स पब्लिक के पास है कितने हैं, 400 मल्टीप्लाई बाय प्राइस पर शेयर क्या है, 200। तो क्या हुआ, फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन 80,000। ये क्या हुआ, फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन। इन बेसिस पे हम लेते हैं कंपनी को, टॉप 30 कंपनीज को सेंसेक्स 30 के अंदर। ठीक है, एज इंडेक्स। ये तो बात थी अपनी फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन की, क्योंकि फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन के बेस पे ही कंपनी सेलेक्ट की जाती है सेंसेक्स 30 के लिए। ठीक है, अब ये हमारा फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन क्या आया था, फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन 80,000, यही आया था। अब देखो इंडेक्स कैसे निकालें, हम ये तो नहीं देखते कि कंपनी का इसका शेयर इतना गया, टॉप 30 में एक एक के बारे में हम नहीं देखते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे कि एक और कंपनी, मान लो बी कंपनी है, ये तो कंपनी ए का था, कंपनी बी का
फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन क्या है? फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन ये लगा लो 20,000 फॉर एग्जाम्पल। तो टोटल मार्केट वैल्यू क्या? अब मार्केट वैल्यू क्या हुई? मार्केट वैल्यू ये हुई 80,000 प्लस 20,000 देन 1 लाख। 1 लाख। अब ये तो मार्केट वैल्यू तक की बात हो गई। अगर अब हम बात करें पॉइंट्स के बारे में, क्योंकि हम तो सेंसेक्स को पॉइंट्स में ही देखते हैं कि इतने पॉइंट्स अब बढ़ गया, आज इतने पॉइंट्स घट गया है, तो वो कैसे निकालते हैं? वो निकालते हैं इंडेक्स पॉइंट्स के बेस पे। अब इंडेक्स पॉइंट्स कैसे निकालते हैं? ये 1978 और 79 में डिसाइड किया गया था एक बेस पॉइंट, इंडेक्स बेस पॉइंट। ये इसलिए हमने इसको 1978 और 79 को क्या माना? बेस ईयर ये इंडेक्स के लिए। और इंडेक्स पॉइंट क्या? बेस इंडेक्स पॉइंट क्या लिए थे? 100। ये कब? 1978-79 में ये थे 100 पॉइंट्स अगर 1000 मार्केट वैल्यू हो तो। ठीक है, ये पता चल गया। 100 बेस इंडेक्स पॉइंट्स लिए थे कब? बेस ईयर में। बेस ईयर कौन सी? 1978-79 में। ठीक, अब अपनी मार्केट वैल्यू क्या है? मान लो 1 लाख, तो इंडेक्स पॉइंट कितने हुए? ठीक है, अगर 1000 के 100 हैं तो 1 लाख के पॉइंट कितने हुए? ठीक, 1 लाख के पॉइंट्स हुए। इंडेक्स पॉइंट हम निकालते हैं इन 100 के बेस पे, इन 100 पॉइंट्स के बेस पे। तो ये 1 लाख के इंडेक्स पॉइंट हुए 10,000। ठीक है, अगर 1000 के 100 हैं तो 1 लाख के 10,000 हुए। क्लियर? तो इन्हीं के बेस पे, इंडेक्स पॉइंट के बेस पे मार्केट को इवेलुएट किया जाता है। ये इंडेक्स क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है अपने मार्केट की वैल्यू को, मार्केट की परफॉर्मेंस को। और उस मार्केट की परफॉर्मेंस से ही अपने कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में जानते हैं। इकोनॉमिकली कितना ग्रो कर रहा है ये पता चलता है शेयर मार्केट के परफॉर्मेंस के ऊपर, और उसकी परफॉर्मेंस सेंसेक्स 30 बताता है। ये एक आइडिया देता है कि मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये किसके बेस पे? टॉप 30 कंपनीज की परफॉर्मेंस के बेस पे देता है आइडिया। अब हम मान लो कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं, कोई भी इन्वेस्टर है, इन्वेस्टमेंट से पहले डिसीजन लेता है। वो डिसीजन के लिए कहीं से तो आइडिया लेगा कि मुझे इस टाइम पे करना है इन्वेस्ट, इस टाइम पे नहीं करना है। अगर मान लो परफॉर्म अच्छा कर रहा है मार्केट, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे बुल कंडीशन, और अगर परफॉर्म नहीं करता है तो बोलते हैं उसको बियर कंडीशन, सिचुएशन को बुल एंड बियर। अब आपको क्या लगता है हमें शेयर किस टाइम पे खरीदने चाहिए? बुल पे या बियर पे? हमेशा परचेज करने चाहिए बियर पे, क्योंकि उस टाइम पे शेयर्स के प्राइस बहुत कम हैं, और बेचने चाहिए बुल पे जब शेयर प्राइस इंक्रीज हो चुके होते हैं। इनके डिफरेंस से, बुल और बियर, इनके शेयर प्राइसेस के डिफरेंस से हमें क्या मिलेगा? किसी भी इन्वेस्टर को प्रॉफिट मिलेगा, और हमेशा प्रॉफिट के लिए ही इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है शेयर मार्केट के अंदर। चलो, ये तो बात थी सेंसेक्स की। अब हम बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी भी एक इंडेक्स है, निफ्टी 50 इंडेक्स है। किसका इंडेक्स है? ये है एनएससी का। एनएससी क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब ये भी बॉम्बे में सिचुएटेड है। अब ये कब हुआ था? एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1992 में। अब देखो, बीएससी हुआ था 1875 में। अब 1992 से 1875 से 1992 के बीच में
कोई भी स्टॉक एक्सचेंज नहीं था। इसका मतलब बीएसई की मोनोपोली थी, ये अकेला था इंडिया में, ठीक है। और ये जो अब करते हैं हाँ बात एनएसई की, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, तो ये इंडिया का पहला मॉडर्न फुल्ली ऑटोमेटिक स्क्रीन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है, ठीक है। इंडिया के किसी भी पार्ट में इन्वेस्टर बैठा हो वो पूरी तरह देख सकता है अपनी ट्रेडिंग सिस्टम को या ट्रेडिंग को कि मुझे अब परचेज करना है नहीं करना, शेयर कैसा परफॉर्म, कंपनीज कैसा परफॉर्म कर रही हैं, मार्केट का क्या हालचाल है, मार्केट का मूड कैसा है, ये कहीं भी बैठा देख सकता है और जब चाहे खरीद सकता है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के थ्रू और जब चाहे बेच सकता है। सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है अब देखो, जैसे बीएसई का इंडेक्स सेंसेक्स है, इसका भी तो कोई इंडेक्स होगा, ठीक है। तो इसका इंडेक्स कौन सा है? इंडेक्स है निफ्टी 50, निफ्टी 50। अब ये 50 क्यों है? वैसे ही है जैसे सेंसेक्स 30 है, ये 50 है क्योंकि इसमें एनएससी 50 कंपनीज को लेता है एज ए सैंपल। ये क्या हैं? सैंपल कंपनीज हैं, ठीक है। और वो सैंपल कंपनीज जो मार्केट के अंदर अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, ठीक है। वैसे इसके अंदर एनएससी के अंदर 1600 प्लस कंपनीज लिस्टेड हैं। और एक बात, जो एनएससी के अंदर लिस्टेड है वो हो सकता है बीएसई के भी अंदर लिस्टेड हो। कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जो एनएससी और बीएसई दोनों में लिस्टेड हैं। ये नहीं है कि जो बीएसई में लिस्टेड हो चुकी वो एनएससी में लिस्टेड नहीं हो सकती, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों के अंदर, दोनों स्टॉक एक्सचेंज है, दोनों में लिस्टेड हो सकती हैं। ये इसी तरीके से है जैसे कोई भी प्रोडक्ट, बहुत बार हम ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं तो फ्लिपकार्ट पे भी होता है, मौजूद होता है, उससे भी हम परचेज कर सकते हैं, उसी को हम अमेजोन से भी कर सकते हैं। हाँ, हो सकता है उनके प्राइसेस के अंदर थोड़ा बहुत कोई फ़र्क हो, ठीक है। उसी तरीके से इनके पॉइंट्स में भी डिफरेंस आ जाता है बहुत बार, ठीक है। क्या देखते हैं बहुत बार कि सेंसेक्स तो 1 पॉइंट बढ़ रहा है इंडेक्स पॉइंट, और ये निफ्टी केवल 0.5 पॉइंट ही बढ़ा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके अंदर 30 कंपनीज ही हैं और इसके अंदर 50 कंपनीज, ठीक है। हैं तो दोनों में अच्छा परफॉर्म करने वाली कंपनीज, लेकिन इसमें सैंपल के लिए ज़्यादा कंपनीज हैं, इसमें कम कंपनीज हैं। सेंसेक्स 30 में 30 हैं और निफ्टी 50 के अंदर 50 हैं। और ये 50 कंपनीज भी, टॉप मोस्ट कंपनीज भी फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन के बेस पे ली जाती हैं। इसमें भी क्या होता है, जो अच्छा परफॉर्म कर रही है वो ले ली जाती है और जो नहीं कर रही वो लिस्ट से, इस सैंपल से निकाल दी जाती है। ये सब उनकी परफॉर्मेंस के बेस पे है, जो अच्छा परफॉर्म करती है उसे ले लिया जाता है। इसलिए हम इनके ऊपर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकते, इन इंडेक्स के ऊपर। ये सिर्फ एक आइडिया के लिए हैं, हम इनसे आइडिया लेते हैं कि हाँ मार्केट का मूड कैसा है, कैसा परफॉर्म कर रहा है मार्केट, शेयर प्राइस बढ़ेंगे या घटेंगे, हमें कौन से प्राइस शेयर्स परचेज करने चाहिए, बाई करने चाहिए और कौन से सेल कर देने चाहिए। लेकिन बहुत बार हम क्या देखते हैं कि सेंसेक्स तो बढ़ने लग रहा है लेकिन हमारा पोर्टफोलियो तो नहीं बढ़ा। ये क्या, क्यों है ये? इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि सेंसेक्स केवल टॉप 30 कंपनीज़ को लेता है और हो सकता है हमारे पोर्टफोलियो में उन कंपनीज़ के शेयर्स के अलावा किसी और कंपनी के शेयर हों। ज़रूरी तो नहीं कि जो हमने परचेज़ की हुई हैं जिनके शेयर कंपनीज़ के, वही सेंसेक्स 30 के अंदर हों कंपनीज़। इसलिए हमारा पोर्टफोलियो इनके अकॉर्डिंग ही सेम टू सेम चले, ज़रूरी नहीं है। इसलिए हम इनके ऊपर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकते। और क्या है प्रॉब्लम इसके अंदर कि ये फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन के बेस पे दोनों लेते हैं कंपनीज को।
लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि जिस कंपनी का फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा हो वो एक बड़ी कंपनी है। ठीक है, वो हम एक एग्जाम्पल को लेके करते हैं। मान लो एक कंपनी है ए, एक कंपनी है बी, ये दो कंपनीज हैं। इसके टोटल नंबर ऑफ शेयर, टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 750। ठीक है, 750 हैं। और इसमें बी कंपनी में टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 500 हैं। ठीक है, अब इसको ले तो जो कंपनी के ओनर के खुद के शेयर हैं वो है मान लो 500, और जनरल पब्लिक के पास कितने शेयर हैं? वो हैं 250। हाँ, और यहाँ ओनर के पास, कंपनी के ओनर के पास खुद के तो शेयर हैं 100, फिर बाकी बचे हुए किसके हुए? पब्लिक के, वो क्या हुए? 400। ठीक है, अब शेयर प्राइस, प्राइस पर शेयर 200 है यहाँ, और इस कंपनी के भी प्राइस पर शेयर क्या है? 200 ही है। ठीक है, अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें, मार्केट कैपिटलाइजेशन की, तो इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या हुआ? वही है टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय प्राइस पर शेयर। इज इट ओके? 200, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या हुआ? 1,50,000। ठीक है, और यहाँ मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना हुआ? टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आर 500 मल्टीप्लाई बाय प्राइस पर शेयर, दैट इज 200। देन मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या हुआ? 1 लाख। ये हुआ। अब फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन हम ये निकालेंगे। क्यों? क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी तो फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन के बेस पे ही कंपनी को इंक्लूड करते हैं। जिसका फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा है उसी को लेंगे। तो फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन क्या हुआ? अब पब्लिक के पास कितने शेयर हैं? वो तो 250 ही हैं। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स तो काफ़ी हैं 750, लेकिन पब्लिक के पास हैं ओनली 250। 250 शेयर्स मल्टीप्लाई बाई प्राइस पर शेयर, दैट इज़ 200। तो क्या हुआ फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन? वो हुआ 50,000। ओके, और इस कंपनी का, कंपनी बी का फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन क्या हुआ? जो नंबर ऑफ शेयर्स पब्लिक के पास हैं वो क्या हैं? 400 मल्टीप्लाई बाई प्राइस पर शेयर, दैट इज 200। तो यहाँ फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन कंपनी बी का क्या आया? 80,000। अब देखो, कंपनी ए के पास शेयर हैं 750 और कंपनी बी के पास हैं 500। दोनों के प्राइस पर शेयर सेम है 200। और यहाँ मार्केट कैपिटलाइजेशन इसकी कंपनी ए की है 1,50,000, कंपनी बी की है 1 लाख। देखा जाए तो कंपनी ए बड़ी है, लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी के अकॉर्डिंग कंपनी बी बड़ी है और कंपनी ए छोटी है। तो ये एक लिमिटेशन है बहुत बड़ी इंडेक्स की, सेंसेक्स और निफ्टी की, कि ये एकदम साफ, एकदम ट्रू पिक्चर नहीं देता है कंपनी के साइज की। ठीक है, क्योंकि ये फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन लेता है और ज़रूरी नहीं है जिसका फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा हो उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन भी ज़्यादा हो। ठीक है, और एक और लिमिटेशन है, वो क्या है कि ये सेंसेक्स और निफ्टी केवल 30 और 50 कंपनीज को लेकर ही मार्केट का मूड बताते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जैसा ये कंपनीज परफॉर्म कर रही हैं बाकी कंपनीज भी वैसा ही परफॉर्म करें, ज़रूरी तो नहीं। इसलिए हम इन इंडेक्सेस पे सेंसेक्स 30 और निफ्टी 50 के ऊपर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते।
हाँ, ये टाइम सेविंग प्रोसेस है, टाइम सेविंग है ये हमारे डिसीजन के लिए, कि हम इससे एक आइडिया ले सकते हैं कि मार्केट किस साइड मूवमेंट कर रहा है, मार्केट की मूवमेंट के लिए। तो ये थे हमारे सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में। थैंक यू।